एंडोमेट्रियोसिस क्या है? व्हाट इज एंडोमेट्रियोसिस? आज इस बात को हम समझेंगे मेरे इस चैनल हेल्दी इंडिया पर, और मैं हूं डॉक्टर ज्योति मिश्रा, गायनेकोलॉजिस्ट। एंडोमेट्रियोसिस से पहले आपको जानना होगा व्हाट इज एंडोमेट्रियम। बच्चेदानी यूट्रस की अंदर की परत को हम एंडोमेट्रियम कहते हैं, जो हर महीने हॉर्मोन्स के जरिए बढ़ती है और पीरियड्स में बाहर निकल जाती है। कभी कभी ये ट्यूब से होती हुई फेलोपियन ट्यूब्स के रास्ते से बैकवर्ड जर्नी कर सकती है और हमारी अंदर यूट्रस के आसपास डिपॉजिट हो जाती है। तो जब हर महीने हार्मोन्स का इफेक्ट एंडोमेट्रियम पे होता है, तो अंदर वाली जो रॉन्ग प्लेस्ड एंडोमेट्रियम है, गलत जगह पे जो एंडोमेट्रियम आ गई है, उस पर भी होता है। जो पीरियड्स बाहर होते हैं, अंदर भी कुछ ब्लीडिंग होता है, और क्योंकि ब्लड धीरे धीरे ड्राई होता है तो ये चॉकलेट मटेरियल जैसा दिखता है, जैसे कि पिघली हुई चॉकलेट। इसलिए इसको चॉकलेट सिस्ट ऑफ ओवरी भी कहते हैं। एंडोमेट्रियोसिस के क्या लक्षण होते हैं? इसमें पेशेंट को सबसे इंपॉर्टेंट का जो सिम्टम होता है या कंप्लेन होती है, दैट इज पेन। पेशेंट कहता है मुझे पीरियड में इतना पेन होता है कि मुझे हॉस्पिटल जाके इंजेक्शन लगवाने पड़ते हैं, वॉमिटिंग्स होती हैं, मुझे ऑफिस या स्कूल से छुट्टी लेनी पड़ती है। इस तरह जहाँ भी ऐसी कंप्लेन हो, वहाँ हमको शक जाता है कि प्रोबेबली इस पेशेंट को एंडोमेट्रियोसिस तो नहीं है। पेन जैसा मैंने बताया सबसे इंपॉर्टेंट वो है। सेकंड है इनफर्टिलिटी, बांझपन। और तीसरा और कुछ सिम्टम्स कॉमन हो सकते हैं, जैसे कि इरेगुलर पीरियड्स होना या हेवी पीरियड्स आना, पर सबसे ज़्यादा कॉमन सिम्टम है पेन। एंडोमेट्रियोसिस क्यों होता है, इसके कारण समझाना बहुत मुश्किल है। इसके लिए बहुत सारी थ्योरीज हैं। सबसे ज़्यादा जो एक्सेप्टेड थ्योरी है वो है ये है कि किसी के ट्यूब के थ्रू बैकवर्ड जा सकता है, पर कभी कभी हमको एंडोमेट्रियोसिस लंग्स में या बहुत डिस्टेंट साइड पे मिल सकता है, तो उसमें वो थ्योरी काम नहीं करती। एंडोमेट्रियोसिस के क्या कारण है? जब भी हम पेशेंट से बात करते हैं, वी ऑलवेज इंसिस्ट अपॉन द फैक्ट दैट एंडोमेट्रियोसिस एक प्रोग्रेसिव बीमारी है और एक रिकरेंट बीमारी है। आज अगर हम ऑपरेशन करके आपका एंडोमेट्रियोमा या जो डिजीज है वो निकाल देते हैं, तो पॉसिबिलिटी है आपको फिर से एंडोमेट्रियोसिस हो। दूसरा, अगर हम कुछ ना करें तो ये एंडोमेट्रियोसिस बढ़ता जाएगा, और क्योंकि वो डर्टी ब्लड है, हमारा मेंस्ट्रुअल ब्लड जो अंदर एक्यूमुलेटेड है, इसलिए वो केमिकल रिएक्शन से आसपास के ऑर्गन्स को चिपका लेता है, जैसे कि इंटेस्टाइन्स, यूरेटर, किडनी के पाइप्स या ब्लैडर, इन सब में भी वो फैल सकता है। तो ये कैंसर नहीं है, पर ये फैलता उसी तरह से है। पेशेंट की क्वालिटी ऑफ लाइफ को बहुत अफेक्ट करता है। एंडोमेट्रियोसिस किस एज ग्रुप में पाया जाता है? अक्सर हमारे पास जो पेशेंट्स आते हैं वो 14-15 ईयर्स की गर्ल्स से लेके जिनको पीरियड शुरू होकर कुछ साल हो चुके हैं, या फिर जो लेडीज 20s में है जो इनफर्टिलिटी के लिए आती हैं, या फिर जो 40s में है जहाँ उनको इतने साल हो गए और बहुत सारा डिजीज फैल चुका है, उन सभी केसेस को हम इस कंप्लेन के साथ पाते हैं। यंग गर्ल्स में एंडोमेट्रियोसिस क्यों होता है? उसमें टिपिकल एक और रीजन होता है। कई बार हमारे यूट्रस के शेप बनने में कुछ कहीं ना कहीं हिंड्रेंस है, जैसे जो पीरियड्स का ब्लड बाहर आना था वो अंदर ही कहीं कलेक्ट हो रहा है, अब उसको बाहर जाने की जगह नहीं मिल रही, तो वो ट्यूब्स के जरिए पीछे जाता जाएगा और फिर अंदर एंडोमेट्रियोसिस फैल के और पेशेंट को सीवियर पेन देगी। तो हम जरूर देखते हैं कि उनकी कोई कंजेनाइटल एनोमली तो नहीं है, मतलब यूट्रस पैदाइशी कुछ अलग शेप का तो नहीं है जिसके कारण उसको बाहर जाने का ब्लड को रास्ता नहीं मिल रहा। एंडोमेट्रियोसिस बहुत इंटरेस्टिंग इसलिए है कि क्योंकि ये फीमेल हार्मोन्स के कारण एक्टिवेट होता है डिजीज, इसलिए जब पीरियड शुरू होने के बाद धीरे धीरे हार्मोन स्टेबल होने लगते हैं, तब तक ये डिजीज पेशेंट को रहेगा और जब तक वो मेंस्ट्रुएट करेगी। और जब उसका मीनोपॉज होता है, धीरे धीरे डिजीज सब डिसअपियर हो जाता है, सेटल हो जाता है, क्योंकि अब टिश्यू को स्टिमुलेट करने के लिए फीमेल हार्मोन्स डिक्लाइन करने लगते हैं। तो जो पेशेंट्स नियरिंग मीनोपॉज है, उनको हम दवाइयों के जरिए कोशिश करते हैं किसी तरह उनका मीनोपॉज तक पहुंच जाए, और उसके बाद डिजीज अपने आप ही रिग्रेस हो जाएगा। एंडोमेट्रियोसिस की डायग्नोसिस कैसे होती है? पेशेंट के सिम्टम्स से कई बार एग्जामिनेशन में हमको कुछ फाइंडिंग्स मिलती हैं, जैसे कि हम फील कर पाते हैं कुछ स्ट्रक्चर्स को, या फिर अल्ट्रासाउंड एक बहुत इजी बहुत सिंपल तरीका है, जिसमें हम सिस्ट हमको दिखाई दे सकती है, या ऑर्गन्स चिपके हुए दोनों सिस्ट, दोनों ओवरीज यूट्रस के पीछे चिपकी हुई दिखाई देती है। ऐसे केस में हमारा शक जाता है कि एंडोमेट्रियोसिस है। और फिर दवाइयाँ हैं, कई बार हम जब दवाई देते हैं 2-3 महीने की, पेशेंट का रिलीफ होने से भी अंदाज लगता है कि ये एंडोमेट्रियोसिस था। पर 100% डायग्नोसिस तभी होती है जब वो टिश्यू माइक्रोस्कोप में देखा जाता है, लेप्रोस्कोपी, जिसमें हम लेप्रोस्कोपी के जरिए टिश्यू लेकर उसको जांच के लिए भेजते हैं। आप कैसे एंडोमेट्रियोसिस होने से रोक सकते हैं? ऐसा पाया जाता है कि प्रेगनेंसी एक प्रोटेक्शन है एंडोमेट्रियोसिस के अगेंस्ट, क्योंकि 9 मंथ्स पेशेंट को पीरियड्स नहीं होते, तो जो डिजीज होता है उसको सप्रेस होने का टाइम मिलता है। इसलिए जिन लोगों की लेट मैरिजेस होती हैं, या एक ही बच्चा है, या बहुत लेट चाइल्ड बियरिंग है, उनमें ये ज़्यादा पाया जाता है। क्या एंडोमेट्रियोसिस का इलाज संभव है? डेफिनेटली एंडोमेट्रियोसिस का इलाज पॉसिबल है, और आजकल बहुत से मेडिकल तरीके आ गए हैं जहाँ हर पेशेंट को सर्जरी के लिए नहीं जाना होता।
पर सर्जरी की ज़रूरत है कि नहीं, इसके लिए बहुत से फैक्टर्स फिर से हैं, जैसे कि पेशेंट की एज क्या है, क्या वो मेनोपॉज के बहुत नज़दीक है, क्या उसको प्रेगनेंसी की इच्छा है, प्रेग्नेंट होना चाहती है, और क्या उसको बड़े बड़े एंडोमेट्रियोमास हैं या फिर बहुत छोटे सिस्ट हैं जिनको हम दवाइयों जरिए ठीक कर सकते हैं। ट्रीटमेंट चॉइसेस में हमारे पास मेडिसिन हैं, कुछ डिवाइसेस आती हैं जिनको हम यूट्रस के अंदर लगा देते हैं, उनको आईयूडीज कहते हैं, इंट्रा यूट्राइन डिवाइसेस कहते हैं। और तीसरा सर्जरी है ऑफ कोर्स। कुछ इंजेक्शंस होते हैं जिससे लंबे समय पेशेंट पेन फ्री रह सकता है। तो कई बार हमको ये कॉम्बिनेशंस बनाने पड़ते हैं पेशेंट की प्रोफाइल को समझते हुए कि उसके लिए क्या बेस्ट है। पर जो महिलाएं यंग हैं उनको मैं कहना चाहूँगी, अगर आपको एंडोमेट्रियोसिस है तो चाइल्ड बियरिंग को ज़्यादा डिले ना करें। प्रेगनेंसी जितना जल्दी हो जाए आपको प्रोटेक्शन भी देगी और आपका फर्टिलिटी वाला पार्ट कंप्लीट हो जाएगा। बाद में फिर आप उसको दवाइयों के ज़रिए या आईयूडी के ज़रिए मैनेज कर सकती हैं। और जो लेडीज़ 40s में हैं उनके लिए भी चॉइसेस हैं। कई बार दवाइयों से फ़ायदा नहीं मिलता और एक पेशेंट को यूट्रस, ट्यूब्स एंड ओवरी सब कुछ निकलवाना पड़ता है, जो आजकल लेप्रोस्कोपी के ज़रिए काफ़ी ईजिली हो जाता है। सो डरे नहीं, एंडोमेट्रियोसिस एक क्योरेबल बीमारी है, पर आपको डॉक्टर के निरीक्षण में रहना चाहिए। आपका ऑपरेशन हुआ या दवाई हुई ठीक हो गया तो आप डॉक्टर को छोड़े नहीं, आप कुछ कुछ महीनों में अपना टेस्ट ज़रूर कराते हैं, डॉक्टर से मिलते रहें कि कहीं ये बीमारी फिर से तो वापस नहीं आ गई। सो विद दिस आई एंड माई टॉक टुडे and wish you good luck, good health, goodbye.